मेरे तो राज करने के दिन हैं अब। अरे बेटा पैदा किया है तो उसकी अच्छी खासी कीमत भी वसूलूंगी। घर में बेटे की शादी हुई थी। नई दुल्हन घर आ चुकी थी। घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा था। यह अलग बात है कि सब लोग थके मांदे अपनी अपनी टोलियां बनाकर बातें कर रहे थे। शादी कैसी रही? नए समधी ने किस तरह से उनका स्वागत किया? शादी की व्यवस्था कैसी थी? दहेज क्या मिला? और अगर अंत में थोड़ा वक्त मिला तो बहू कैसी है? बस इन्हीं सब बातों पर चर्चाएं चल रही थी। घर की मालकिन कोकिला जी सबकी बातें सुन सुनकर फुलकर गुप्पा हुए जा रही थीं। आखिर पूरी रिश्तेदारी में उनके बेटे जैसा विवाह किसी का ना हुआ था। दहेज का सामान देख देख कर तो लोगों की आंखें फटी की फटी जा रही थी। भला इतना दहेज एक खेतिहर किसान ने दे दिया था? लोगों के गले से यह बात उतर नहीं रही थी। अरे भाई, इतना दहेज भला एक गांव में रहने वाला किसान दे सकता है? इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। लगता है हमें भी अपने बेटों के लिए गांव में लड़कियां देखनी पड़ेगी। हाँ, पहले तो मुझे लगता था कि जीजी ने कहाँ अपने बेटे को गांव में ब्याह दिया, कहाँ हमारा शहर का बाका नौजवान और कहाँ वो गांव की लड़की। लेकिन देखो कितना दहेज मिला है। सच में जीजी के घाटे का सौदा नहीं रही वरुण की शादी। दहेज का दहेज आ गया और ये गांव की लड़की अब घर का सारा काम भी करेगी। हाँ, ये तो सही है, पर यह हुआ कैसे? समझ में नहीं आया। उन लोगों की बात सुनकर कोकिला जी बोली, अरे क्यों बातें बनाए जा रहे हो तुम लोग? खेतीहर किसान से इतना दहेज निकलवाने के लिए समधन भी कोकिला जैसी चाहिए। क्या समझे थे वो लोग कि सस्ते में निपट जाएंगे? अच्छे से तेल उतारा है मैंने उन लोगों का। इतना दहेज भी समेट लिया और अब देखना उनकी बेटी से सारे घर का काम भी करवाऊंगी। अरे पर बहू तो बेटे के साथ नौकरी वाली जगह पर चली जाएगी ना? अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? उसे तो यही रखूंगी। मेरे तो राज करने के दिन आ गए हैं अब। अरे बेटा पैदा किया है तो उसकी अच्छी खासी कीमत भी वसूलूंगी। सबके सामने डींगे हाँकती हुई कोकिला जी जोर जोर से हंसने लगी। उनकी ये बातें पास ही कमरे में बैठी नई दुल्हन स्वराग्नि के कानों में पड़ रही थी। सुन सुनकर उसका खून खौल रहा था, लेकिन बिल्कुल चुप थी। तभी उस कमरे में वरुण किसी काम से आया तो उसकी नज़रें अपने पति वरुण से टकराई तो वरुण की नज़रें भी नीचे झुक गई। रह रहकर उसे 2 दिन पहले का मंजर याद आ रहा था। उस दिन घर में मेहंदी की रस्म चल रही थी। तभी उसके छोटे भाई सोनू ने आकर बताया कि उसकी होने वाली सास कोकिला जी मिलने आई हैं। अचानक शादी के 1 दिन पहले कोकिला जी का आना सबको परेशान कर रहा था। वो आई भी और आधे घंटे तक उसके बाबा और माँ के साथ एक कमरे में बातचीत करके चली भी गई। लेकिन उनके जाने के बाद बाबा और माँ परेशान ही दिखे। उसने पूछा भी, लेकिन दोनों ने कुछ बताया नहीं। बस इतना ही कहा, अरे बन्नो तेरी शादी है, दुल्हन का चेहरा तो खिलना चाहिए। और वैसे भी समधन जी तो बारात के स्वागत के लिए कहने आई थी। आखिर उनका भी समाज में मान सम्मान है, तो चिंता बिल्कुल भी ना कर। उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा और स्वराग्नि भी बेफिक्र हो गई। लेकिन कल रात कोकिला जी भी बारात के साथ आई थी। बाबा ने बहुत अच्छे से बारात का स्वागत किया था। विवाह हो जाने के बाद किसी बात को लेकर कोकिला जी अड़ गई। पता चला कि कोकिला जी ने जितना कैश मांगा था उसमें से कुछ रुपए कम थे। बस इसी बात को लेकर वो हंगामा कर रही थी। अरे आपसे मैंने कहा था कि मुझे कैश पूरा चाहिए, लेकिन इसमें 50,000 कम है। लेकिन समधन जी, आपके कहे अनुसार हमने सारा दहेज दिया है। यहाँ तक कि बारात का स्वागत भी आपके अनुसार ही हुआ है। आपने 10 लाख रुपए मांगे थे, पर शादी का खर्चा, दहेज का खर्चा सब कुछ निकाल कर इतने ही रुपए बचे हैं। बाकी के 50,000 मैं आपको बाद में दे दूंगा, पर अभी तो आप विदाई करवाइए। बाबा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, अरे ऐसे कैसे विदाई करवा दूं? अगर पैसे कम थे तो पहले बताना चाहिए था, शायद मैं बारात ही वापस ले जाती। पर नहीं, आप तो बड़े चालाक निकले समधी जी। विदाई के समय यह बात बताई है आपने मुझे, और आपने क्या बताई यह तो मैंने नोट गिन लिए। याद रखना, बेटे की माँ हूँ, उसे पैदा किया है मैंने, पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया है, आज बड़े शहर में नौकरी करता है।
उसकी पूरी कीमत वसूल करूंगी। मैंने अपना बेटा कोई सस्ते में नहीं दिया है आपको। कोकिला जी अभी भी अपनी ही धुन में कहे जा रही थी और उधर बाबा हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहे थे। समधन जी समझिए, अब हम रिश्तेदार हैं। यूँ सबके सामने मेरा तमाशा तो मत कीजिए। 50,000 ही तो कम है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। ये सारा बंदोबस्त मैंने किसी तरह से किया है, कम से कम उसका सम्मान तो कीजिए। इस शादी को करने में मेरी ज़मीन तक। कहते कहते बाबा की नज़र स्वराग्नि की तरफ चली गई और वो चुप हो गए। पर स्वराग्नि को समझ में आ गया कि बाबा ने उसकी शादी के लिए अपनी ज़मीन बेच दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए तो बाबा ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। कोकिला जी को अड़ा हुआ देखकर उसकी बुआ, चाचा और बहनों ने अपने पास से पैसे मिलाए और 50,000 पूरे किए। तब जाकर स्वराग्नि की विदाई हुई। पर उस पल से स्वराग्नि के मन में कोकिला जी के लिए नफरत भर गई। तभी अचानक बाहर से कोकिला जी की आवाज़ आई, अरे ओ महारानी, आराम हो गई हो तो रसोई की रस्म भी आज ही करेंगे। जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा। थोड़ी देर बाद स्वराग्नि तैयार होकर आई तो सभी की आंखें उसी की तरफ थी। न सर पर पल्लू और ना ही दुल्हन की तरह श्रृंगार। उसने सिंपल सा सूट पहन रखा था, बाल खुले हुए, माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर और हल्की ज्वेलरी। उसे देखते ही कोकिला जी चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, ये तेरा बाप का घर नहीं है। अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी है क्या? ये कैसे तैयार होकर आई है? जरा दुल्हन की तरह ढंग से तैयार होकर आ। आते ही रंग दिखाने लगी है। भूल मत, मैं तेरी सास हूँ, तेरे पति की माँ। उनकी बात सुनकर स्वराग्नि उनके पास आई और उनके सामने सोफे पर बैठते हुए वरुण से बोली, सुनिए जी, मेरा इस घर में दम घुट रहा है। आप फटाफट यहाँ से चलने की तैयारी कीजिए, हम अपने घर को जाएंगे। वैसे भी मुझे इस बुढ़िया के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे और कोकिला जी गुस्से में फुकारती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? और कहाँ जाने की बात कर रही है? जब मेरी इच्छा होगी तब भेजूंगी, पर उससे पहले तो तुझे तमीज सिखानी है। भूल गई कि कल तेरा बाप किस तरह से गिड़गिड़ा रहा था मेरे सामने। कोकिला जी की बात सुनकर स्वराग्नि की आंखों में गुस्सा उतर आया। हमें सब अच्छे से याद है अम्मा जी, बहुत अच्छे से याद है, और ये बात अब हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पर आप शायद भूल रही हैं कि मेरे पिता ने कल आपका बेटा खरीदा था और उसकी पूरी कीमत चुकाई थी। आपने कहा था ना कि बेटे की माँ हूँ, उसकी पूरी कीमत वसूल करूँगी। तो बस हमने आपका बेटा खरीद लिया। अब उस पर आपका कोई हक नहीं है। भूल कर भी इसके आसपास नजर आई तो देख लेना। देख लीजिए अपने बेटे को आज जी भर के। मैं तो कल ले जा रही हूँ उसे। अब इस पर सिर्फ मेरा हक है। कोकिला जी वरुण की तरफ देखकर बोली, अरे नालायक, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ये तेरी बीवी पागल हो गई है, तेरी माँ को इतना कुछ सुना रही है। कल आप भी इसके माता पिता को बहुत कुछ सुना रही थी माँ। मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था ना, आज भी नहीं बोलूँगा। आपने मुझे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी कीमत आप वसूल चुकी हो। फिर किस हक से आप यह सब बातें बोल रही हो? यह सब बातें करते समय आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? आपने तो मुझे अपनी ही नज़रों से गिरा दिया। अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा, फिर अब इतना हंगामा क्यों? वरुण की बात सुनकर कोकिला जी चुप हो गई। आंखों में आंसू लिए वो गिड़गिड़ाती रही, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। पर ना ही स्वरागिनी और ना ही वरुण ने उन्हें माफ किया। आखिर कुछ देर बाद वरुण और स्वरागिनी अपना सामान पैक कर वहां से चलते बने और पीछे रह गई कोकिला जी अपने दहेज के सामान और बेटे की कीमत के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।